हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस है, तो सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को, सभी व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की हम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। गणतंत्र में गण पहले और तंत्र बाद में आता है, और जब जब तंत्र ने गण को दबाने की कोशिश की है, तब तब इस देश के जो नौजवान हैं वह सड़क पर उतरे हैं। ऐसा ही कुछ उदाहरण हम आज आए दिन देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वह किसी और भर्ती जैसे कि रेलवे भर्ती की बात की जाए, तो चारों तरफ यही माहौल है। चाहे शिक्षक बहाली की बात करें या किसी भी सरकारी नौकरी की आप बात करेंगे, तो सरकार हमेशा ही छात्रों से संयम बरतने की अपील करती आई है। कमेटी का गठन होगा, उसके बाद समीक्षा बैठक होगी या फिर कोई लेटर निकाला जाएगा इत्यादि। तो आज इस वीडियो में हम 7वें चरण की शिक्षक बहाली के आपको अपडेट्स तो ज़रूर देंगे, लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि हम लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए वही दिन गणतंत्र दिवस होगा जिस दिन हम सभी शिक्षक बनकर विद्यालय पहुंच चुके होंगे, और सभी जो नौजवान सड़कों पर हैं उनको भी रोज़गार, उनको भी जो नौकरी है वह मिल चुकी होगी। इस वीडियो में हम 6 फेज़ की अपडेट भी आपको देंगे। उससे पहले 7वें चरण की शिक्षक बहाली के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, वैसे आपको मालूम है, फिर भी आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि 7th फेज़ में 1 to 12 सभी शिक्षकों की बहाली जो है संभावित है। साथ ही जो प्रधान शिक्षकों की बहाली है, लाइब्रेरियन की बहाली, उसके अलावा जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली है, उनके बारे में भी आपको पता होगा कि हाईकोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि रिवाइज रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया जो है स्टार्ट अच्छे तरीके से हो सकती है। रिवाइज रिजल्ट क्यों? क्योंकि जो पुरुष अभ्यर्थी थे अन्य पिछड़े वर्ग के, उनकी वजह से जो है रिजल्ट में थोड़ा सा संशोधन किया जाना है, क्योंकि उनको जो है कम नंबर पे पास नहीं किया गया, या कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा मामला था रिजर्वेशन का, हमने आपको बताया था कि उनको प्रॉपर तरीके से जो है उसका एडवांटेज नहीं मिल पाया, तो कोर्ट ने रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए कहा था। आप लोग जानते हैं कि इनकी बहाली के लिए भी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए एक SCET परीक्षा, मेन SCET 2019 एग्जाम से पहले ली गई थी, और SCET में तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, लेकिन फिजिकल टीचर्स का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें रिजर्वेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया, जिस वजह से अभ्यर्थियों ने कोर्ट में ये मामला लेकर गए थे, और कोर्ट ने ही ये निर्णय लिया था। और कोर्ट के निर्णय के बावजूद अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, ना ही रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है। बल्कि अखबारों की अगर बात करें तो देखिए, अखबारों में तो यह लिखा है कि नियुक्ति मेधा सूची के आधार पर की जाएगी। तो ये कौन सी नियुक्ति है जो मेधा सूची के आधार पर की जाएगी? तो चलिए पहले इस खबर पर नज़र डालते हैं। ऊपर लिखा है कि नियोजन इकाइयों के जिम्मे अनुदेशकों की बहाली प्रक्रिया रहेगी। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली नियोजन इकाइयों के जिम्मे होगी। अनुदेशकों के पद अंशकालिक यानी कि टेम्पररी होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के तय गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में उन मिडिल स्कूलों में बहाल किए जाएंगे जिसमें बच्चों की संख्या 100 या उससे अधिक होगी। तो ये बातें तो हम पहले भी जो लेटर निकला था उसमें पढ़ चुके हैं। मेन बात यहाँ पर लिखी है कि नियुक्ति मेधा सूची के आधार पर की जाएगी। संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा मेधा सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो देखिए, मेधा सूची के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति की बात की गई है, और नियोजन इकाइयों द्वारा जो है मेधा सूची का प्रारूप, जो फॉर्मेट है, वह तैयार किया जाएगा। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं अपनी SCET परीक्षा से। क्या SCET एग्जाम में भी सभी विषयों में यही होने वाला है? निदेशालय के मुताबिक प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति की तरह ही नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाइयों को समेकित करते हुए जिला की एक रोस्टर पंजी तैयार होगी। नियुक्ति हेतु समय सारणी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तय किया जाएगा, यानी कि जो शेड्यूल है वह प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ही तय करेगा। पंचायत नगर निकाय संस्था अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक की नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श रोस्टर बिंदु प्रभावी होगा। तो यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने की बात हो रही है, पूरी मेधा सूची किस आधार पर बनेगी, शेड्यूल कौन डिसाइड करेगा, लेकिन इन्होंने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि रिजल्ट में करेक्शन करें, उसको अमेंड करें, संशोधित करें, उसके बारे में देखिए कोई भी जानकारी नहीं है। यानी कि अगर ये बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो भी जाती है तो क्या एक बार फिर से इस पर स्टे लगा देगा कोर्ट? क्योंकि कोर्ट के जो डिसीजन है, जो डायरेक्शन है, जो जजमेंट है, उसका पालन अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे 6 फेज में हमने देखा था कि बहाली प्रक्रिया इधर स्टार्ट हो गई थी, उधर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। कभी ब्लाइंड वाला जो मामला था, ब्लाइंड कैंडिडेट्स का, उसकी वजह से, और भी बहुत सारे कारण रहे थे 6 फेज में।
उसी तरह ठीक हम देख सकते हैं कि 7th फेज़ में भी बहुत सारे हर्डल्स हैं। अगर हम मान लें कि मार्च अप्रैल से ही है जो 7th फेज़ की बहाली है उसका नोटिफिकेशन भी जारी अगर हो जाता है, तो बहाली प्रक्रिया पूरी होने में देखिए कितना ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे एसजीटी में जो कोर्ट केसेस हैं वह चल रहे हैं और किसी में भी सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो जजमेंट आना तो दूर की बात है, केवल एक पीआईएल है जिसकी सुनवाई 17 फरवरी को होनी है। केवल उसी का ही इंतज़ार है अभ्यर्थियों को। हो सकता है कोर्ट उसी के आधार पे कोई ऐसे डायरेक्शन गवर्नमेंट को दे दे जिससे जो है बहाली का रास्ता साफ हो जाए। अब आगे देखते हैं आगे की आज क्या क्या खबरें हैं 6 फेज़ से रिलेटेड। उम्मीद कर सकते हैं कि 7th फेज़ का जो कोर्ट केसेस हैं जल्द से जल्द समाप्त हो जाएं ताकि बहाली 7th फेज़ की स्टार्ट हो जाए इस साल, क्योंकि लगता नहीं कि एक साल में भी ये बहालियाँ पूरी होंगी अगर इसी तरह से नियोजन इकाइयों के चक्कर अभ्यर्थियों को लगाने पड़े। 6 फेज़ की प्रारंभिक की काउंसलिंग आप लोग जानते हैं कि चल रही है और अलग अलग ज़िलों से गड़बड़ियों की शिकायतें भी लगातार आ रही हैं। एक इस पे नज़र डालिए ज़रा, जो लिखा हुआ है, जो एक यहाँ पर बैनर लगाया गया है, एक तरह से नोटिस लगाया गया है कि बीपीआरओ बीमार होने के कारण तेतरिया नियोजन की काउंसलिंग को स्थगित किया जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से कोई भी अगर बीपीआरओ बीमार है तो उस वजह से कितने अभ्यर्थियों की जो लाइफ है, जो करियर है, वह दाव पर लगा दिया जाता है। काउंसलिंग स्थगित करने का मतलब यही है कि अब आगे काउंसलिंग तो होगी नहीं जनवरी में, यानी कि 6 फेज़ में काउंसलिंग होगी ही नहीं, इसको 7th फेज़ में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो कितने सारे अभ्यर्थी जो हैं जॉब पाने से यहाँ पर वंचित रह सकते हैं केवल बीपीआरओ के बीमार होने की स्थिति में। अन्य खबर जो है उनमें भी यही सारी चीज़ें प्रकाशित होती हैं, जैसे काउंसलिंग के दौरान रोड़ेबाजी हुई है। साहिबगंज प्रखंड की अगर बात करें मुजफ्फरपुर ज़िले की, तो यहाँ पर दिन भर हंगामा होता रहा है। मंगलवार को इस तरह से उस विद्यालय में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थी जमा हुए थे और देखिए किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी और बहाली की दौड़ में यूपी वाले जो कैंडिडेट्स हैं काफ़ी आगे हैं और बिहार के 1-2 ही अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हो पाया है। तो एक नौकरी पाने के लिए हज़ारों कैंडिडेट्स आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे अभ्यर्थी बेरोजगार हैं और 6 फेज़ में सबकी बहाली नहीं हो पा रही है। और 6 फेज़ जल्दी कंप्लीट हो जाए इसके लिए जो है लगातार कोशिश जारी है। उच्च माध्यमिक की जो 6 फेज़ में बहाली होनी है उसको लेकर भी पिछले दिनों जो मनोज कुमार हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा के, उनकी एक बैठक भी हुई थी। बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो बैठक है इसकी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। अन्य मुद्दे भी थे यहाँ पर वेतन इत्यादि को लेकर, लेकिन नियोजन से संबंधित जो समीक्षा की गई थी उसमें यह पाया गया कि कुछ ज़िले, जैसे कि 1-2 ज़िले ऐसे हैं, नवादा की अगर बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, जिनमें अभी तक जो औपबंधिक मेधा सूची है उसको अपलोड नहीं किया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का भी निर्णय यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है। 10 जनवरी 2022 तक ये औपबंधिक सूची जो है इसका प्रकाशन होना था। अगर आपको पता होगा जो रोस्टर है उच्च माध्यमिक की बहाली के लिए, तो इसमें अभी तक भी नवादा और सीतामढ़ी की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वह भी जारी नहीं हो पाई है। तो क्या एक बार फिर से ये जो डिले है 6 फेज़ में होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर प्राथमिक की बहाली टाइम पर पूरी हो गई काउंसलिंग, लेकिन जो ये उच्च माध्यमिक के कुछ ज़िले ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरिट लिस्ट का भी निर्माण नहीं किया है, ना ही उसको एनआईसी पर अपलोड किया है, तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि टाइमली जो है नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को मिल जाए। इसके लिए भी अब जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म होती है, लगातार सोशल मीडिया पर सभी अभ्यर्थियों को एक्टिव हो जाना चाहिए, ट्विटर कैंपेनिंग करनी चाहिए, जो भी करना है तुरंत हमें एक्शन में आ जाना चाहिए। क्योंकि सरकार का तो ऐसा ही है, कुछ ज़िले देखिए अपनी मनमानी कर रहे हैं, मतलब शिक्षा विभाग की जो नोटिस आता है उसका कोई मतलब ही नहीं है। संजय कुमार का, प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो रवि प्रकाश है, उनका भी नोटिस आया था कि टाइमली ही सारी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई काउंसलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना जो डीईओ हैं वह जिम्मेदार होंगे। बावजूद इसके कहीं ना कहीं से डेली ही कोई ना कोई खबर आती है कि काउंसलिंग रद्द हो गई, काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है इत्यादि। तो अगर इसी तरह से ये काउंसलिंग स्थगित होती रही और जो ये मेधा सूची का निर्माण है नहीं हो पाया, तो निश्चित ही ये 6 फेज़ को फिर से लटकाने की सरकार की एक जो कोशिश है उसमें वे कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए अभ्यर्थियों को चाहिए कि बिल्कुल एक्टिव रहें। सीपीआई एमएलए के जो विधायक है संदीप सौरभ, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं बहालियों को लेकर। तो उन्होंने भी ट्वीट किया था कि विधानसभा का जो बजट सत्र आएगा फरवरी में, उसमें बहालियों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। इस संदर्भ में आज पटना में बैठक भी हुई है। तो बिहार में होने वाली विभिन्न बहालियों में न्याय के लिए वर्षों से अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी है। बहालियाँ अनियमितताएं, विज्ञप्ति का उल्लंघन, अपारदर्शिता और लेट लतीफ़ी की शिकार होती आई हैं।
तो फरवरी में जो विधानसभा का बजट सत्र चलने वाला है उसमें भी सभी अभ्यर्थी लगातार एक्टिव रहें, ताकि वह इस तरह से सरकार पर दबाव बनाए रखें, ताकि जो नियुक्ति पत्र देने का सरकार का वादा है उससे वह मुकर ना जाए। और 7th फेज़ की जो नोटिफिकेशन है उसको भी जल्द से जल्द जारी करें, मार्च के फर्स्ट वीक में ही। तो इसी कामना के साथ हमें इस वीडियो को भी एंड करते हैं। अगली एक नई यूज़फुल वीडियो को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे MIM न्यूज़ बुलेटिन चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।